चलो, और किसी को कोई डाउट कोर्स से रिलेटेड? बाकी डोमेन करना है तो सीधा डोमेन पे फोकस करो, ठीक है। 10 जगह लगाओगे तो हो जाएगा, फिर कोर्सेज फिर दिक्कत हो जाएंगे। बाकी जिनका अकाउंट्स भी वीक है और मैथ्स भी वीक है तो ऐसे कोर्सेज देख सकते हैं। ये भी अच्छा कोर्स है। फिर बीए प्रोग्राम है। और जो इन फ्यूचर एमए इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं और अभी उनके पास मैथ्स नहीं है, इसकी वजह से वो इको ऑनर्स नहीं कर पा रहे, तो देन फिर वो बीए प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं और इन फ्यूचर वो एमए इन इकोनॉमिक्स के भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। सर ये क्लास कितनी देर तक लोगे आप, मतलब कितने बजे तक सर? क्योंकि एकदम से आपने चेंज किया ना सर, तो शेड्यूल में थोड़ा। हाँ हाँ, ये चल जब तक 1 बजे तक चलेगी ये। ठीक है, कल से नहीं होगा चेंज, सॉरी। ओके, ये तो हमने पढ़ दिया था। सर्कुलर फ्लो से पढ़ना है ना? सर एडीएस बोला था ना आपने तो। नहीं, एडीएस तो दिन में है ना। मैंने तो नेशनल इनकम लिखा था ना इसमें। सर एडीएस लिखा है आपने, और लिखा है कि उसके बाद मनी एंड बैंकिंग। नहीं तो आफ्टरनून वाली क्लास में एडीएस है, अभी तो नेशनल सर इनकम। वो 3:30 बजे है। हाँ हाँ, 3:30 बजे, हाँ वही, उसमें गवर्नमेंट बजट और वो। क्योंकि इस क्लास में तो कल भी मैंने नेशनल इनकम करवाया था। ठीक है, तो तुम रिकॉर्डिंग देख लेना अगर तुम्हारा अभी कहीं शेड्यूल बिजी है तो। ओके सर। चलो स्टार्ट करते हैं। To the description of the economy in the previous section enable us to have a rough idea of how the simple economy work. Simple economy का मतलब क्या है? Firm and household. ठीक है, without government and external trade or any saving may function. ठीक है, तो मतलब ना ही बैंकिंग सेक्टर है, ना ही गवर्नमेंट और ना ही कोई फॉरेन सेक्टर है. The household receive their payment from the firms to productive activity they perform for the later. As we have mentioned before, there may be fundamentally 4 kinds of contribution that can be made during the production of goods and services. Contribution made by human labor, remuneration for which is called wage, contribution made by capital, remuneration for which is called interest, contribution made by entrepreneurship, remuneration is profit, and contribution made by fixed natural resources called land, remuneration for which is called rent. ठीक है, तो वही बता रखा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और उसकी जो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट होती है वो होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और रेमुनरेशन मतलब होता है रिवॉर्ड. तो चलो अब देखते हैं जरा. In this simplified economy, there is only one way in which the household may dispose of their earning: by spending their entire income on goods and services produced by the domestic firm. ठीक है, तो यहाँ इस सिंपल इकोनॉमी में क्या हो रहा होता है, जो हाउस होल्ड है वो सेविंग वेविंग तो कर नहीं रहा है क्योंकि कोई बैंक है नहीं. ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि हाउस होल्ड जितना कमा रहा है उतना वो खर्च कर दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, और अल्टीमेटली पैसा जो है फॉर्म के पास ही पहुंच जा रहा है. To the other channel of disposing their income are closed. We have assumed that the household do not save, they do not pay taxes to the government since there is no government, and neither do they buy imported goods since there is no external trade in this simple economy. In other words, factors of production use their remuneration to buy goods and services only. ठीक है, goods and services which they assisted in producing. ठीक है, जो उन्होंने हेल्प की थी प्रोड्यूस करने में. Okay, so the aggregate consumption by household of the economy is equal to the aggregate expenditure on goods and services produced by the firms in the economy. मतलब AD equal to AS रहेगा. ठीक है, तो aggregate expenditure जो है वो aggregate demand हो गया, और aggregate supply जो है वो aggregate produced हो गया. ठीक है, तो the entire income of the economy therefore comes back to the producers in the form of sales revenue. ठीक है, तो किस सेंस में आता है? सेल्स रेवेन्यू के सेंस में.
किस सेंस में आता है? सेल्स रेवेन्यू के सेंस में। किस सेंस में आता है? सेल्स रेवेन्यू के सेंस में। लीकेज कुछ है नहीं क्योंकि कोई सेविंग हो नहीं रही है, तो देयर इज नो लीकेज फ्रॉम द सिस्टम. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट firm had distributed in the form of factor payment, which is the sum total of remuneration earned by 4 factors of production and the aggregate consumption expenditure that they receive from as sales revenue. तो इस पैराग्राफ का मतलब ये था कि अगर मान लो फर्म ने 5,000 जो है वो एज अ रेम्यूनरेशन दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन टोटल, तो जो हाउस होल्ड है वो 5,000 की डिमांड भी कर रहा है. अगर मान लो कोई हाउस होल्ड 1,000 जो है वो सेव कर लेता, ठीक है, मतलब इन टोटल 1,000 सेविंग होती, तो ये लीकेज कहलाता. लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर तो है नहीं. ठीक है, लीकेज मतलब होता है सर्कुलर फ्लो से पैसा निकाल लेना. So in the next period, the firm will once again produce the goods and services and pay remuneration to the factors of production. These remuneration once again be used to buy goods and services. Hence, year after year, we can imagine the aggregate income of the economy going through the two sectors, firms and household, in a circular way. This represented in figure 2.1. तो 2.1 में क्या हो रहा है? जो हाउस होल्ड है, फर्म जो है इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, और फैक्टर्स पेमेंट दे रहा है, ठीक है. हाउस होल्ड जो है अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, और हाउस होल्ड जो है स्पेंडिंग भी कर रहा है, ठीक है. तो अगर हाउस होल्ड के डोमेन में देखें तो दो चीजें कर रहा है, स्पेंडिंग और फैक्टर सर्विसेज, ठीक है. फैक्टर सर्विसेज का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. वहीं अगर फर्म की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट, ठीक है. तो ये फर्म कर रहा है, ये भी फर्म कर रहा है, और ये जो है वो हाउस होल्ड कर रहा है, और ये भी हाउस होल्ड कर रहा है. सर हाँ हाँ सर अगर ये डायग्राम भी बस समझ लें तो इसमें एमसीक्यू लैग तो हो ही जाएगा सर, ये वाले हाँ 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 पेज हाँ में. हाँ. बस बीच में अगर कोई टर्म्स आते हैं तो वो देखना पड़ जाएगा. यस सर, वो कर रहा हूँ सर. So the income is being spent on the goods and services produced by the firms. It takes the form of aggregate expenditure received by the firm. Aggregate expenditure received by the firm इसका मतलब क्या? Aggregate demand जो किया है, और aggregate demand कर जो valuation build-up हुई है वो firm को ही receive होगा. Since the value of the expenditure must be equal to the value of goods and services, we can equivalently measure the aggregate income by calculating the aggregate value of goods and services produced by the firm. When aggregate revenue received by the firm is paid out to the factors of production, it takes the form of aggregate income. इसलिए AD equal to AS हो जाता है, या फिर AS equal to तुम्हारा नेशनल इनकम हो जाता है. In figure 2.1, the uppermost arrow going from the household to the firm represent the spending the household undertake to buy goods and services produced by the firm. The second arrow going from the firms to household is the counterpart of the arrow above. It stands for the goods and services are flowing from the firms to the household. In other words, this flow is what the household are getting from the firm, for which they are making expenditure. In short, two arrows are top represent goods and services market. The arrow above represent the flow of payment of goods and services. The arrow below represent the flow of goods and services. The two arrow at the bottom of the diagram similarly represent factors of production market. The lowermost arrow going from the household to the firm symbolizes the services that household are rendering to the firm. सिंपल सी बात है, उस पूरे डायग्राम को इंग्लिश में बस एक्सप्लेन कर दिया है. यूजिंग दीज सर्विसेज टू द फर्म manufacturing the output, the arrow above this going from the firms to household represent the payment made by the firm to the household for the services provided later. Since the same amount of money representing the aggregate value of goods and services is moving in a circular flow, if we want to estimate the aggregate value of goods and services produced during the year, we can measure the annual value of flow at any of the dotted line indicated in the diagram. We can measure the uppermost at point A by measuring the aggregate value of spending the firm receive from the final goods and services they produce.
Okay, the method will be called the expenditure method. जो खर्चा कर रहे होते हैं, जो household spending करता है, उसे expenditure method कह देते हैं. If we measure the flow at B by measuring the aggregate value of final goods and services produced by all the firm, it will be called product method. Or at C, measuring the sum total of factor payment will be concluded as income method. स्पेंडिंग जो है वो तुम्हारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो गया, तो एक्सपेंडिचर मेथड हो गया. एंड कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है वो तुम्हारा हो गया प्रोडक्ट मेथड. एंड कितना पेमेंट मिला है रेम्यूनरेशन, वो हो गया तुम्हारा इनकम मेथड. एक बार देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ. आ गया ना समझ? आ गया सर. किसी और को दिक्कत है तो पूछ लो. सर आ गया समझ. ओके, आगे एक मिनट. आ गया. Okay. Observe that the aggregate spending of the economy must be equal to aggregate income earned by the factors of production. The flow are equal to A and C. तो मतलब ये इंडिकेट करेगा कि नेशनल इनकम जो है वो हर लेवल पे, चाहे आप वैल्यू एडेड से अप्लाई करो, चाहे आप एक्सपेंडिचर से अप्लाई करो, चाहे आप इनकम मेथड से अप्लाई करो, आंसर सेम आएगा. कोई कुछ कह रहा था? सो एक बार आप ये तीनों मेथड्स के जैसे इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन बता सकते हो? इस डोमेन में यस कि लाइक एक्सपेंडिचर मेथड का ये डेफिनेशन दे रखा है इस फ्लो चार्ट से, और प्रोडक्ट मेथड और ये इनकम मेथड. देखो, द अमाउंट स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउसहोल्ड, वो एक्सपेंडिचर मेथड हो गया. तो यहां पर अगर तुम देखोगे, क्या इसी पॉइंट से बता दूं मैं? सर लास्ट वाला जो पार्ट था एक्सपेंडिचर मेथड वो लिखे हुए, बस वही नहीं आया. ओके, एक मिनट. देखो यहां तो यही लिखा है कि वी मेजर द अपर मोस्ट फ्लो एट पॉइंट ए बाय मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग दैट फर्म रिसीव. फर्म ही तो रिसीव करेगा ना जब हाउस होल्ड उसे खर्चा करेगा, फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच दे प्रोड्यूस. दिस मेथड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड. ये इन्होंने एक्सपेंडिचर मेथड की डेफिनेशन लिखी है. समझ गए एक्सपेंडिचर? यस सर. ठीक है. इफ वी मेजर द फ्लो ऑफ बी, बी में क्या है? बी में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है. बी में ये है कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है. तो अब ये देख लेते हैं. By measuring the aggregate value of final goods and services produced by the firms, it is called a product method. समझ गए ये वाला? यस सर. और it at C, measuring the sum total of factor payment will be called income method. ये रहा आपका factor payment जो हाउस होल्ड को रिसीव हो रहा है और जो फर्म दे रहा है, तो वो आपका इनकम मेथड हो गया. समझ गए? कुछ वैसा नहीं लिखा, मतलब एप्रोप्रिएट टाइप वाला. ओके सर. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. Observe that the aggregate spending of the economy must be equal to the aggregate income earned by the factors of production. The flow are equal to A at A and C. Now let's suppose that a particular period of time the household decide to spend more on goods and services produced by the firm. For time being, let us ignore the question where they would find the money to finance that extra spending, since they are already spending all their income. They may have borrowed the money to finance the additional spending. Now, if they spend more on goods and services, the firm will produce more goods and services to meet this extra demand. Since they will produce more, the firm must also pay the factors of production extra remuneration. How much extra amount of money will firm pay? The additional factor payment must be equal to the value of additional goods and services that are being produced. Thus, the household will eventually get extra earning required to support the initial additional spending that had undertaken. In other words, the household can decide to spend more, spend beyond their means, and in the end, their income will rise exactly by the amount which is necessary to carry out extra spending.
Putting it differently, an economy may decide to spend more than the present level of income, but by doing so, its income will eventually rise to a level consistent. अगर मान लो कि मेरी सैलरी 10,000 थी, मैंने 5,000 का उधार लिया, तो उस महीने तो मेरी सैलरी 15,000 हो गई ना, तो उस महीने तो मेरे पास स्पेंडिंग करने को ज्यादा है, ठीक है, तो मैं फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा करूंगा। अब फर्म भी उसे प्रोड्यूस करने के लिए और फैक्टर सर्विसेज हायर करेगा। जब वो और फैक्टर सर्विसेज हायर करेगा, तो जब और फैक्टर सर्विसेज एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उन्हें भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक तो यही लिखा था। With the higher spending level, this may seem a little paradoxical at first, but since income is moving in a circular fashion, it is not difficult to figure out that a rise in the flow at one point must eventually lead to a rise in the flow of at all levels. This one more example of how the functioning of a single economic agent, say a household, may differ from the functioning of the economy as a whole. In the former, spending gets restricted by individual income of a household. मतलब जब इन्होंने पहले बात की थी तो इन्होंने क्या कहा था, जितनी उसकी इनकम हो रही थी उसके इक्विवेलेंट ही स्पेंडिंग हो रहा था, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि एक हाउसहोल्ड को ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहा है वो, ठीक है, और उसके पास पैसा नहीं है। अब वो पैसे लेने के लिए क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है। जब वो बोरो कर रहा है, तो जब वो बोरो करेगा तो उस महीने की उसकी इनकम बढ़ जाएगी। जब उस महीने की इनकम बढ़ जाएगी तो वो और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगा, ठीक है। It can never happen that a single worker decide to spend more and this leads to an equivalent rise in their income. We shall spend more time on how the higher aggregate spending leads to change in aggregate income in later chapter, ठीक है। तो अभी इस पैराग्राफ में उतना कुछ ज्यादा नहीं बताया, ठीक है, बस ये बताया कि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कैसे रन आउट करते हैं, ठीक है, कैसे ये हर चीज को पुश अप करता है। The above mentioned sketchy illustration of economy is admittedly simplified one. Such a story which describes the functioning of an imaginary economy is called macroeconomic model. ठीक है, तो ये definition देख लेना। The above mentioned sketchy illustration of an economy is admittedly a simplified one. Such a story which describes the functioning of an imaginary economy is called macroeconomic model. ठीक है, तो what is macroeconomic variable? या which of the following describe best about macroeconomic variable, और फिर तुम्हें कुछ illustration दे देंगे और उस हिसाब से तुम्हें टिक मारना पड़ेगा। सर 1 मिनट रुक जाइए सर। हाँ, हाँ हाँ हाँ, मतलब कोई भी इमेजिनरी सिचुएशन लिया इकोनॉमी के डोमेन में तो मैक्रो इकोनॉमिक, जैसे वो लाला वाला मनी एंड बैंकिंग पढ़ा था, लाला वाला, अच्छा मनी एंड बैंकिंग कर लूं पर। यस सर। Okay. It is clear that a model does not describe an actual economy in detail. ठीक है, रियलिटी में इकोनॉमी कैसे वर्क करता है उसके बारे में तो नहीं बताया। For example, our model assume that the household do not save. There is no government, no trade with other country. However, model do not want to capture an economy in its every minute detail. है ना, रियलिटी की बात करें तो इकोनॉमी तो अलग अलग तरीके से रन करता है, ठीक है, बैंक होता है, गवर्नमेंट होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, पॉलिसीज होती है, फॉरेन पॉलिसीज होती है, अपनी पॉलिसीज होती है। Their purpose is to highlight some essential feature of the functioning of an economy system, ठीक है, और ये क्यों यूज होता है, जिससे कि हम सिंप्लीफाइड मैनर में कुछ हिस्सों को डिटेल में बता दें और कुछ हिस्सों का assumption बिल्डअप कर दें। But one has to cautious not to simplify the matter in such a way that misrepresent the essential nature of the economy. The subject of economics is full of models, many of which presented in this book. One task of economists is to figure out which model is applicable to which real life situation. Which economic model is essential for real life situation, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी वो फॉर्म एंड हाउसहोल्ड को ही एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसी के मोटिव से वो सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। If we change our simple model described above and introduce saving, saving आ गया मतलब बैंक आ गया, ठीक है, बैंक आ गया तो lending भी हो गया और
बोरविंग भी हो गया, मतलब लेंडिंग भी हो गया और बोरविंग तो होगा प्लस सेविंग भी स्टार्ट है, ठीक है। तो लेंडिंग एंड बोरविंग, लेंडिंग एंड सेविंग स्टार्ट हो जाएगा। तो will it change the principal conclusion that the aggregate estimate of the income of the economy will remain the same whether we decide to calculate it A, B, C? It turns out this conclusion does not change in a fundamental way, क्योंकि रियलिटी में तो पैसों का बस उधर से उधर हो रहा है, ठीक है, पैसा तो उतना ही अर्न होगा, no matter how complicated an economic system may be. The annual production of goods and services estimated through each of three methods is same. ठीक है, तो यहां वो ये बताना चाहते हैं कि नेशनल इनकम आपका हमेशा सेम रहेगा, चाहे आपकी इकोनॉमी के अंदर कुछ भी आ जाए, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन तो उतनी रहेगी। तो इट टर्न्स आउट दैट दिस कंक्लूजन डज नॉट चेंज इन अ फंडामेंटल वे। और एबीसी समझ रहे हो ना, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एस्टिमेटेड थ्रू ईच ऑफ थ्री मेथड्स इज द सेम। So we have seen that aggregate value of goods and services produced in an economy can be calculated by three methods. We now discuss detail of these calculation, ठीक है। उसके बाद डिटेल कैलकुलेशन से पहले हम अपना वाला जो हमने पढ़ा है 12th क्लास में वो याद कर लेते हैं, वैल्यू एडेड। सर इसका फॉर्मूला तो वही होगा ना जो हमने पढ़ा है सर, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वाला। ठीक है, वैल्यू एडेड का मतलब होता है मेहनत की कमाई, वैल्यू एडेड का मतलब होता है मेहनत की कमाई, कि हर बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री में कितनी मेहनत की है। अगर मान लो कि एक फार्मर है, उसने 500 का क्रॉप बेचा और 100 रुपए की उसने सीड्स लगाई थी, तो रियलिटी में उसने जो अपनी मेहनत की है वो 400 की है, 400 की। ये हो गया उसका रेवेन्यू और ये हो गया उसका एक्सपेंस। ये मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूं, ठीक है। वैसे ही जब उसने मिलर को बेचा 500 का, तो मिलर ने उसे बेकरी वाले को बेच दिया 1000 रुपीज का, तो मिलर को तो 500 का मिला था, ठीक है, तो 500 उसके लिए इंटरमीडिएट था जो उसने खर्चा किया था। तो रियलिटी में जो मिलर ने अपनी मेहनत की कमाई की वो 500 की। उसके बाद बेकरी वाले ने उसका केक बनाकर बेच दिया 2500 रुपए में, 2500 से रिसीव हुए। रियलिटी में अगर बात करें उस 2500 में से 1000 रुपए तो उसने मिलर को ही दे दिए थे, ठीक है। अब बचा उसके पास कितना, 1500। तो अगर इकोनॉमी का नेशनल इनकम बिल्डअप होगा और अगर हम डबल काउंटिंग हटाकर करें तो 1500, 500 और 400, ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2400, ठीक है। तो आपका 2400 जो है वो आपका जीडीपी एमपी हो जाएगा। मतलब जब हम टोटल निकालते हैं ना, हर इंडिविजुअल का वैल्यू एडेड का टोटल निकालने के बाद जो आउटकम निकलता है वो जीडीपी एमपी निकलता है, ठीक है। हर टोटल आउटपुट का निकालने के बाद जो निकलता है वो जीडीपी एमपी निकलता है। किसी को इसमें दिक्कत है? अभी फिर मैं फॉर्मूले पे आऊंगा, पहले इसमें दिक्कत है किसी को? नो सर। ओके, ठीक है। हाँ, अब डबल काउंटिंग जो है ना, दो तरीके से आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो। डबल काउंटिंग को दो तरीके से आप रेक्टिफाई कर सकते हो। डबल काउंटिंग का मतलब है कि ऐसा ना हो कि मैं ऐसे ले लूं 500, 1000, 2500, इन सबको ऐड कर दिया और उसके बाद कैलकुलेट कर रहा हूं जीडीपी, तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो डबल काउंटिंग गलत होता है, क्योंकि अगर मैं इस 2500 की बात करूं तो इसमें 500 भी इन्वॉल्व है और इसमें 1000 भी इन्वॉल्व है। मतलब इस टाइप का कर लेते हैं, 500 और 500, मतलब इन टोटल पूरा इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। तो डबल काउंटिंग को जो रेक्टिफाई किया जा सकता है वो दो मेथड से किया जा सकता है, कि ओनली फाइनल गुड्स के प्राइस लो, ये पहला रेक्टिफिकेशन हो गया, कि जो एंड वाला प्राइस है उसे कंसीडर करो। और दूसरा है कि वैल्यू एडेड लो। वैल्यू एडेड का मतलब है जो अभी मैंने किया, कि इसका कितना आया, इसका कितना आया और इसका कितना आया, उन सबको ऐड करके, ठीक है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैल्यू एडेड को हम जीडीपी एमपीवी कहते हैं, वैल्यू एडेड को हम जीडीपी एमपीवी कहते हैं। अगर कहीं पर लिखा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इसका मतलब है एनडीपीएफसी, ठीक है, इसका मतलब है एनडीपीएफसी, ठीक है। अब देखो, वैल्यू एडेड को हम जीडीपी एमपीवी कहते हैं। तो अब आपका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है।
अभी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, उसके अलग अलग सिनारियो में अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर क्वेश्चन में बस आपको सेल्स गिवन है तो सेल्स ही वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको सेल्स भी गिवन है और चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। और अगर मान लो क्वेश्चन में बहुत डिटेल मैनर में गिवन है कि सेल्स गिवन है प्लस क्लोजिंग स्टॉक अलग गिवन है और ओपनिंग स्टॉक अलग गिवन है, तो इसे करोगे तब आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। और एक आता है आपका प्राइस इनटू क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तब आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें तो पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर ये जो सेल्स है सर, इसमें हम डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स भी तो ले सकते हैं ना, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हो तो। हाँ हाँ, वो मैं अभी बता रहा हूँ, पहले ये वाला समझ आ गया। यस सर, ये तो है। सर व्हाई योर वीडियो इज लाइक दिस अच्छा, इंग्लिश ऑनर्स के लिए आपका एक लैंग्वेज जो कि इंग्लिश होगा प्लस कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मान लो आपको बस इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है और इंपोर्ट भी गिवन है, तो आपको इंपोर्ट को इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर ही इंपोर्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यूएशन 5000 है और इंपोर्ट की वैल्यूएशन जो है वो 8000 है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक इसके अंदर इंपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो कि इंपोर्ट की वैल्यूएशन ज्यादा है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यूएशन कम है, तो आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा। ठीक है, और एक और क्या हो सकता है, आपका डोमेस्टिक रॉ मटेरियल गिवन होगा और इंपोर्ट गिवन होगा, तो आपको दोनों को ऐड कर देना है, तब जाकर आपका इंटरमीडिएट आएगा इन टोटल। ठीक है, वैसे ही अब सेल्स के साथ है। अगर मान लो सेल्स गिवन है और एक्सपोर्ट गिवन है, तो आपको एक्सपोर्ट को इग्नोर करना है, क्योंकि सेल्स ही आपकी टोटल सेल्स होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको गिवन है डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट गिवन है, तो दोनों को ऐड करोगे तब जाकर आपका सेल्स आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो हाँ 2 मिनट ऊपर करना सर। हाँ, एक कौन सा और ऊपर? ये सर वो इंपोर्ट वाला देखना था बस। सर एक बार ये बता देंगे सर, अब व्हेन इंपोर्ट की वैल्यू। देखो, अगर आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यूएशन कम है और इंपोर्ट की वैल्यूएशन ज्यादा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक उस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंपोर्ट जो है वो इंक्लूड नहीं हुआ है। ओके सर। ठीक है, चलो अब ना एक नोटबुक निकाल लेना, उसमें प्रिकॉशंस लिख लेना वैल्यू एडेड के, और उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। सर ये प्रिकॉशंस आप एनसीईआरटी से लिखवा रहे हो? नहीं नहीं, प्रिकॉशन में संदीप गर्ग से लिखवा रहा हूं, फिर हम एमसीक्यू से रीड कर लेंगे, क्योंकि अप्रोच ना ये रहनी चाहिए, तभी तुम्हें वो वर्ड्स जो है वो समझ आएंगे। अच्छा ठीक है सर। बस सब पॉइंट्स लिखना, पूरा पूरा मत लिखना। ठीक है, पूरे पूरे की जरूरत नहीं है। बाकी तुम्हें ये वाला समझना है तो ये देख लो जरा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो था वो 700 था, इंपोर्ट 1500 था। इस सिनारियो में क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए दोनों को ऐड करना होगा। समझ गए? यस सर। एक और फॉर्मूला लिख लो वैल्यू ऑफ आउटपुट का, सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जब वो ड्राइंग कर लेता है। मतलब अगर मान लो कोई फार्मर है, वो 10 केजी अपने अपने घर पे ले गया गेहूं, तो वो जो 10 केजी की वैल्यूएशन है प्लस उसने जो 50 केजी बेचा सेल्स, दोनों को मिलाने के बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट आए, तो ड्राइंग भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, चलो हाँ, ये स्टेप्स लिख लेना। लिखो स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है ना कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएं कि वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट होता है।
तो identify and classify the production units, estimate the gross domestic product at market price. और जो इसके साथ ये रुको मैं 1 मिनट पूरे नोट्स ही बनवा देता हूँ ढंग से. जो मैं मार्क कर रहा हूं बस वो कर लेना. ठीक है, ये क्या है? स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. सर ये वैसे आइडेंटिफायर यूनिट में यूज क्या होता है सर इसका? हमें तो डायरेक्ट कैलकुलेट ही करना होता है. नहीं नहीं, अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ कि वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट होता है, तब मैं बता रहा हूँ. बाकी वैसे तुम्हें कैलकुलेट करने को ऐसे नहीं आएगा कि प्राइमरी का दे दिया, सेकेंडरी का दे दिया. मैं वही कह रहा था सर. ठीक है. और अगर इसे भी डिटेल मैनर में लिखना हो तो ये है. ठीक है, GVA एट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, GVA एट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. क्या चीज इस तरीके से दिया है? अच्छा ठीक है, वो तो देख लेंगे ना एनसीईआरटी में, तब तो ऐड ऑन कर लेंगे. अभी तो वो जो चीज है वो तुम्हें समझ आए इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है. लिख लिया सबने? एसएस ले लो अगर. लिख लिया सर. चलो, और किसी ने नहीं लिखा तो बता दो. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. चलो अब आते हैं प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. इंटरमीडिएट गुड्स के दाम नहीं इंक्लूड होते हैं. इंटरमीडिएट गुड्स के दाम नहीं इंक्लूड होते. ओनली फाइनल के दाम इंक्लूड होते हैं, इंटरमीडिएट के दाम इंक्लूड नहीं होते. ठीक है, उसके बाद सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड गुड्स नहीं इंक्लूड होते. लेकिन अगर कोई कमीशन या ब्रोकर, बीच में कोई मिडल मैन था जिसने बिकवाने में हेल्प की, तो उसने कोई प्रोडक्टिव काम किया है तो वो इंक्लूड होगा. तो ऐसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, मतलब 5-5 के, कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते. प्रोडक्शन फॉर सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, डोमेस्टिक सर्विसेज नहीं इंक्लूड होती, लेकिन अगर मेड वेट लगी है तब इंक्लूड होता है. अब इसका रीजन क्या है कि नहीं इंक्लूड होने का? इट इज डिफिकल्ट टू मेजर देयर मार्केट वैल्यू. लिख लेना अच्छे से नोट. गुड्स के दाम इंक्लूड होते हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज के दाम इंक्लूड नहीं होते हैं. जो प्रोड्यूस हुआ है. लेकिन ये याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि स्विगी के ओनर ने अपने रिलेटिव के घर डिलीवरी करवाई, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा क्योंकि वो ड्राइंग कर रहा है. ठीक है, समझ गए ना? या फिर मान लो कोई रिपेयर वाले ने अपने घर पे ही रिपेयर किया, तो वो फिर पार्ट बनेगा नेशनल इनकम. सर रिपेयर वाले ने अपने ही घर किया तो वो क्यों बनेगा सर? अरे तो वो भी तो उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? यहाँ तो ये लव एंड अफेक्शन से हो रहा था ना. सर बुक में, हमारी बुक में एग्जांपल दिया था सर, ऐसे कि अगर कोई सर सपोज घर के फादर एंड वो अपना एक स्विच रिपेयर कर रहे हैं तो सर वो इंक्लूड नहीं होगा. लेकिन ये तो एक ड्राइंग का ही पार्ट हो गया ना. सर ड्राइंग क्या कह रहे हो सर आप? ड्राइंग नहीं समझ में आया मेरे को.
देखो अगर मान लो तुमने ना उसे वो पढ़ा होगा कि अ, अब उस वो जो फादर है वो इलेक्ट्रिशियन ही था। नहीं सर, उसमें सिर्फ फादर वर्ड लिखा तो था। वो जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वो ह्यूमन एक्टिविटी वाली बात हो जाएगी। यहाँ पर मान लो कि अगर तुम किसी सर्विस इंडस्ट्री से डील करते हो तो तुम्हारा तो मेन ऑक्यूपेशन क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। तो अगर तुम वो किसी और के लिए कर देते हो तो देन फिर वो हो जाएगा ना, नेशनल इनकम का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि सर, अगर वो वर्किंग आवर के डोमेन में हो रहा है। सर अपने ही घर में करूँ तो भी इंक्लूड होगा? हाँ, अगर वो वर्किंग आवर के डोमेन में हो रहा है तो मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी ये है कि उसकी जगह तुम कुछ कमा सकते थे, वो तुम्हारा सेल्स बिल्डअप हो सकता है। ओके सर। चलो अब नेक्स्ट देखो जरा, चेंज इन स्टॉक एट द ईयर एंड जो रह जाता है, तो चेंज इन स्टॉक को ना इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। रुक जाओ, शायद तुम सही कह रहे हो, एक मिनट। अच्छा तुम सही हो, सॉरी सॉरी, तुम ही सही हो। सर्विसेज अगर ड्राइंग हो रही है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, लिख लेना लिख लेना। सर फिर स्विगी वाले एग्जाम्पल में क्या इंक्लूड होगा या नहीं हो? नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि जो सर्विसेज है उसे एसरटेन करना मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर इंक्लूड नहीं होगा। मतलब अगर गुड्स है तो इंक्लूड होगा क्योंकि उसकी वैल्यूएशन हो सकती है, सर्विसेज है उसकी वैल्यूएशन नहीं हो सकती, इसलिए नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से इन फ्यूचर हो जाएगा, या अभी सर नहीं। बट सर्विस की भी तो एक कॉस्ट लगती है ना। हाँ सर्विस की लेकिन अब यहाँ पर कह दिया है तो बाकी हम जब एनसीईआरटी खोलेंगे तब देख लेंगे कि क्या है। सर वो जो स्विगी वाला एग्जांपल है आपने बताया, सर उसमें अगर एक जना आपने बोला स्विगी का ओनर डिलीवर करवाता है, तो हाँ सर अगर जो डिलीवर कर रहा है, सर उसको अगर स्विगी के ओनर ने पे किया डिलीवर करने के लिए, तो उसने तो सर्विस रेंडर करी, वो तो होना चाहिए इंक्लूड। हाँ, तो वैसे ही देखो ना, अगर मान लो कि मेरा पर घंटे का चार्ज जो है 500 रुपए है। अब मैंने किसी रिलेटिव को 500 रुपए का मतलब 1 घंटा अपना दिया, स्पेंड किया, तो उसकी भी तो एक कॉस्ट अटैच है ना। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, स्विगी वाले एग्जांपल में तो अगर अगर खुद स्विगी का ओनर देने जा रहा है अपने रिलेटिव के घर तो नहीं होना चाहिए, बट अगर कोई वर्कर जा रहा है और वो उसको पैसे मिल रहे हैं तो होना चाहिए, क्योंकि वो लेकिन यहाँ पर सर्विस। तो ये बोल दिया है ना कि हाँ ये सही बात है। सर डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स ये सब सर्विस ही तो रेंडर करते हैं सर, गुड्स तो हमें मोस्टली रिटेलर्स वगैरह ही देते हैं। हाँ, तो फिर इस डोमेन में ले लेना कि अगर कोई प्रोफेशनल है, वो अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो यस। इंक्लूड नहीं होगा, बाकी अदर वाले इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो वहां पर एक बॉक्स बनाकर लिख लो, ठीक है। अगर कोई प्रोफेशनल जो है वो अपने लव एंड अफेक्शन से कर रहा है तो वो वाला नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसे एसरटेन करना, उसकी मार्केट वैल्यू करना मुश्किल हो जाता है। यस सर, मतलब इन नटशेल अगर हम अपने आप को ही रेंडर कर रहे हैं सर्विस या अपने से रिलेटेड तो नहीं होगा इंक्लूड बस। हाँ, लिख लिया लिख लिया। और वो सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स नहीं होते, लेकिन अगर बीच में कोई ब्रोकर होता है तो इंक्लूड होता है। डबल काउंटिंग का वो डेफिनेशन पढ़ लेना।
वही है, ये एक लिमिटेशन का पार्ट बन जाएगा नेशनल इनकम के, वो जीडीपी एंड वेलफेयर वाले। चलो, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ये नोट्स में लिख लेना। हाँ, डबल काउंटिंग रेफर्स, तुम्हें आईपी जाना है ना? नहीं, 7 तक हो गया, एक्सटेंड हो गया आईपी की डेट एक्सटेंड। अच्छा, तो वो फॉर्म एक बार कौन सा लिंक है वो भेज दो जरा। तुमने बोला था ना भेज दोगे आईपी का लिंक। हाँ, एक बार इसी में एक कर दो सर, बस खोल कर रख दो, फिर मैं मेल कर दूँ। ये देख लो, हाउ टू अवॉइड डबल काउंट। जो हम कल रात को क्वेश्चन कर रहे थे ना 11 बजे, 4th ही आंसर होगा उसका, डेफिसिट फाइनेंसिंग। सर आपको कंफर्म कैसे मिला सर, क्योंकि जो फोटोज आपने भेजी उसमें तो काफी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था सर, कोई कुछ कह रहा था, नहीं, कोई लेकिन कुछ। 4th ही होगा, क्योंकि जब रीजन बेस की बात हो रही है ना, तो कोई बता नहीं पा रहा, बस डेफिसिट फाइनेंसिंग में ही रीजन बिल्डअप हो पा रहा है। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं। चलो, अब हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। सर अभी अभी 1 बजे तक ही लोगे क्लास? हाँ हाँ हाँ, ये कल एक और दिन लेगा चैप्टर, ठीक है, तब जाकर हो जाएगा। चलो, in product method we calculate the aggregate annual value of goods and services produced if a year is the unit of time. तो ये लिख लेना जरा, in product method we calculate the aggregate annual value of goods and services produced if a year is the unit of time. ठीक है, how do we go about doing this? Do we add up the value of all goods and services produced by all the firms in an economy? The following example will help us to understand. Let us suppose that there are only 2 kinds of producers in the economy. ठीक है, they are the wheat producer or the farmers. ठीक है, and the bread makers, the bakers. ठीक है, तो 2 ही तरीके के प्रोड्यूसर्स हैं, एक फार्मर है जो गेहूं उगा रहा है, ठीक है, और एक जो है आपका ब्रेड मेकर, ठीक है, बेकर। ठीक है, the wheat producer grow wheat and they do not need any point other than human labor. ठीक है, उन्हें कोई इंटरमीडिएट गुड्स की जरूरत, बस उन्हें ह्यूमन लेबर चाहिए। ठीक है, दे सेल अ पार्ट ऑफ द व्हीट टू द बेकर्स, द बेकर डू नॉट नीड एनी अदर रॉ मटेरियल बिसाइड व्हीट टू प्रोड्यूस ब्रेड। ठीक है, मतलब व्हीट आया, वो ब्रेड बन जाएगा। और उधर क्या है कि फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, सीधा फार्मर है, फार्मर व्हीट उगा लेगा। ठीक है, बस उसे ह्यूमन लेबर की जरूरत है। लेट अस सपोज दैट इन अ ईयर द टोटल वैल्यू ऑफ व्हीट दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस्ड इज 100, आउट ऑफ दिस they have sold 50 worth of wheat to the baker. ठीक है, तो 50 उसके पास बच गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक अगर सेल्स की बात की जाए तो इन टोटल सेल्स कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। नहीं, 50 कैसे आएगा? 100 आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। सर सेल्स जो है वो तो फार्मर के डोमेन में देखिए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो उसका 100 होगा ना, क्योंकि सेल्फ कंजम्पशन उसने 50 किया और 50 उसने बेकर को बेचे, है ना। और बेकरी वाले के केस में क्या होगा? वो उसका वैल्यू एडेड कितना? 50 ही होगा ना वैसे। अच्छा, अभी तो बेचेगा ना, कितने का बेचा उसने। हाँ, द बेकर हैव यूज्ड दिस अमाउंट ऑफ व्हीट कंप्लीटली ड्यूरिंग द ईयर एंड हैव प्रोड्यूस्ड 200 वर्थ ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो उसने 200 का बेचा, 50 का इंटरमीडिएट गुड्स था, तो 150 उसकी जेब में आएगा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी? If we follow the simple way of aggregating the value of production of the sector, we would add 200 value of production of the baker and 100 value of production of the farmer. The result will be 300. सही बात है। A little reflection will tell us that the value of aggregate production is not 300. मतलब अगर रियलिटी की बात की जाए तो प्रोडक्शन इतने का थोड़ी हुआ है,
The farmer had produced 100 worth of wheat for which it did not need any assistance of any input. Therefore, the entire 100 is rightly the contribution of the farmer. But the same is not true for the baker. The baker had to buy 50 worth of wheat to the producer to produce their bread. The 200 worth of bread that they have produced is not entirely their own contribution. To calculate the net contribution, अगर gross की बात की जाए तो 200 था, अगर net की बात की जाए तो 150 होना चाहिए. We need to subtract the value of wheat that they have bought from the baker. If we do not this, we shall commit the mistake of double counting. This is because 50 worth of wheat will count it twice. First, it will be counted as a part of output produced by the farmer. Second time, it will be counted as the imputed value of wheat of bread produced by the baker. Therefore, the net contribution made by the baker, 200 minus 50, that is 150. Hence, the aggregate value of goods produced by the simplest economy is 100. Net contribution by the farmer plus 150 net contribution by the baker. तो यहाँ पर net contribution याद रखना, ठीक है? Only net contribution of each production boundary should be considered. So 250. So the term that is used to denote the net contribution made by a farmer is the value added. We have seen that the raw material that the firm buy from another firm, which are completely used up in the production process, called the intermediate goods. ठीक है? तो यहाँ पर intermediate goods का लिख रखा है. We have seen that the raw material that the firm buy from another firm, which are completely used up in the production process, तो intermediate goods हो जाएगा. Therefore, the value added of a firm, value of production of the firm, value of intermediate goods used by the firm, the value added of a firm is distributed among its four factors of production, namely labor, capital, entrepreneurship, and land. ठीक है? So the value added of the firm is distributed among four factors of production. The value added of a firm is distributed among four factors of production, namely labor, capital, entrepreneurship, and land. Therefore, wages, interest, profit, and rents paid out of by the firm must add up to the value of the firm, value added of the firm. So value added is a flow variable. ये लिख लेना क्योंकि ये during the year होता है. तो value added is a flow variable. Value added is a flow variable. So we can represent the example above in terms this: farmer, baker, total production 100, 200, intermediate goods 0, 50. ठीक है? ये क्वेश्चन आ सकता है. इसमें शायद डिक्टो ही दे दे या फिर क्वेश्चन में वैल्यूएशन चेंज कर दे. तुमसे पूछे कि वैल्यू एडेड बताओ फार्मर्स का, दो ऑप्शन दे दे. ए ऑप्शन मान लो 100 और 150, फिर बी ऑप्शन दिस, सी ऑप्शन दिस, इस टाइप का करते हैं. ठीक है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. Here all variables are expressed in terms of money. We can think of market price of goods being used to evaluate different variable listed here. And we can introduce more players in the chain of production in the example and make it more realistic and complicated. For example, the farmer may be using fertilizer or pesticide to produce wheat. The value of these input will have to be deducted from the value of output of wheat. Or the baker may be selling the bread to a restaurant whose value added will have to be calculated by subtracting the value of intermediate goods, bread in this case. We have already introduced the concept of depreciation, which is known as consumption of fixed capital. ठीक है? तो depreciation को consumption of fixed capital भी कहते हैं और ये सबको पता है. Since capital which is used to carry out the production undergoes wear and tear, the producer has to undertake replacement of investment and to keep the value of capital constant. ठीक है? तो टाइम टू टाइम उसे रिपेयर करवाता रहता है जिससे कि प्रोडक्शन जो है वो सेम रहे. ठीक है? तो द रिप्लेसमेंट investment is same as depreciation of capital. If we include depreciation in value added, then the value added that we obtain is gross value added.
If we deduct the value of depreciation from gross value added, we obtain net value added. ठीक है, तो यहां तो बस वो यही समझाना चाहता है. देखो जब भी तुम कुछ पढ़ते हो ऐसा कुछ, पहला लेटर या तो ग्रॉस होता है या फिर नेट होता है, दूसरा लेटर या तो डोमेस्टिक होता है या फिर नेशनल होता है, तीसरा लेटर प्रोडक्ट होता है, चौथा लेटर या तो मार्केट प्राइस होता है या फिर फैक्टर कॉस्ट होता है. ठीक है, पहला लेटर या तो जी पाया जाएगा या फिर एन पाया जाएगा, दूसरा लेटर या तो डी पाया जाएगा या एन पाया जाएगा, तीसरा लेटर हमेशा पी होगा, चौथा जो होगा वो या तो मार्केट प्राइस होगा या फिर फैक्टर कॉस्ट होगा. ग्रॉस जो होता है आपका बड़ा होता है, लर्न करने के लिए इसे 15 मानना और नेट को 10 मानना, बीच का जो डिफरेंस होगा वो डेप्रिसिएशन होगा. तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन होता है. एक होता है आपका मार्केट प्राइस, जितने वैल्यूएशन पे बिक रहा है पब्लिक को, और एक होता है आपका फैक्टर कॉस्ट, जितने पे सेलर को पड़ रहा है. ठीक है, इसे 15 मान लेना, इसे 10 मान लेना. बीच का जो डिफरेंस होता है वो एनआईटी होता है. एनआईटी की फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. उसके बाद आता है आपका एक नेशनल और एक आता है आपका डोमेस्टिक. नेशनल जो होता है वो बड़ा होता है 15 और ये 10, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एनएफआईए होता है. एनएफआईए की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसका जो फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. ठीक है, चलो. Unlike gross value added, net value added does not include wear and tear of capital has undergone. For example, let us say a firm produces 100 worth of goods per year and ₹20 is the value of intermediate goods. तो 80 आ जाएगा उसका value added. ठीक है, used up by it during the year, and 10 is the value of capital consumption. So the gross value added of the firm will be 100 minus 20, that is 80 per year. The net value added will be 100 minus 20 minus 10, 70. ठीक है, तो जब नेट वैल्यूएशन की बात की होगी तो डेप्रिसिएशन को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ग्रॉस में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है लेकिन नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता. अब किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रॉस वैल्यूएशन बताओ और नेट वैल्यूएशन बताओ, और दो वैल्यूएशन गिवन होंगे. किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलो नेक्स्ट पे आते हैं. अच्छा, इसी में इनकम मेथड भी डाल दिया है क्या? तो अच्छा एक्सपेंडिचर, अच्छा ठीक है, यहां तक पढ़ लेंगे आज. कल होगा ये कंप्लीट. तो क्लास कितने बजे तक है? ये अब ना मेरे को लग रहा है 1:15 तो हो ही जाएगा पढ़ते पढ़ते. सर इतना लंबा नहीं हो पाएगा सर, अभी 1 तक ही प्रॉब्लम हो रहा है सर. आप 1 तक ले लो, बाकी कल कर लेना सर. ठीक है, ओके ओके. चलो, it is to be noted that while calculate the value added, we are taking the value of production of the firm. ठीक है, while calculating value added, we are taking the production value of the production of the firm. But a firm may be unable to sell off all of its produce. तो यही वही बताना होगा change in stock वाला concept. In such case, it will have some unsold stock at the end of the year. Conversely, it may so happen that the firm had some initial unsold stock begin with it, जिसे हम opening stock कहते हैं. ठीक है, during the year that follows, it has produced very little, but it has met the demand in the market by selling the from stock it had at the beginning of the year. How shall we treat these stock within a firm? They may intentionally or unintentionally carry with itself.
Also, let us remember that firm buys raw material from other firms. तो जो उन्होंने, तो अगर तुम्हें याद हो, कॉमर्स स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा कि जो इन्वेंट्री होती है वो 3 टाइप की होती है. एक होता है फुल जो बन चुका है माल, गुड्स वाली इन्वेंट्री. एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस वाली इन्वेंट्री, और एक होता है रॉ मटेरियल वाली इन्वेंट्री. ठीक है, 3 टाइप ऑफ इन्वेंट्री रहती है किसी भी फर्म के पास. द पार्ट ऑफ the part of raw material which gets used up is categorized as an intermediate goods. What happens to the part which does not get used up? In economics, the stock of unsold finished goods or semi-finished goods or raw material, ठीक है, ये नाम लिख लेना कितने टाइप ऑफ स्टॉक अनसोल्ड रह सकते हैं फिनिश गुड्स वाले. तो फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल विच अ फर्म कैरीज फ्रॉम 1 year to the next year is called inventory. तो अगर आपको इन्वेंट्री का टोटल वैल्यूएशन का आ जाए तो आपको ये 3 चीजें ऐड करनी होगी. अनसोल्ड फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल. अनसोल्ड फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल. ठीक है, तो इन्वेंट्री इज अ स्टॉक वेरिएबल. इन्वेंट्री जो है वो एक स्टॉक वेरिएबल है. इन्वेंट्री एक स्टॉक वेरिएबल है. इन्वेंट्री एक स्टॉक वेरिएबल है. इट मे हैव अ वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर and it may have a higher value at the end of the year. ठीक है, ये भी पॉइंट लिख लेना. ठीक है, तो it may have a value at the beginning of the year. It may have a higher value at the end of the year. In such a case, inventory have increased or accumulated. If the value of inventory is less at the end of the year compared to the beginning of the year, inventory have decreased or decumulated. ठीक है, if the value of inventory is less at the end of the year compared to the beginning of the year. मान लो beginning of the year में 5,000 था और end of the year में बस 2,000 बचा है. ठीक है, तो फिर क्या कहलाएगा? फिर ये decumulated inventory कहलाएगा. ठीक है, या inventory have decreased or decumulated. ठीक है, in such a case inventory have increased or accumulated. वो ऊपर वाला हो गया कि it may have the value at the beginning of the year. It may have higher value at the end of the year. तो अगर end में higher valuation हो जाता है तो वो accumulated कहलाता है, और अगर lower valuation हो जाता है तो decumulated कहता है. ठीक है सर. हाँ हाँ बोलो बोलो. सर ये वही अनप्लैंड और अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन और डेक्यूमुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना जो कल आपने बताया था, जो एक्सेस और डेफिसिट डिमांड के साथ लिंक हो जाता है. तो we can therefore infer that change of inventory of a firm during a year, production of the firm during the year minus sale of the firm during the year. ये फॉर्मूला देख लेना. Production of the firm during the year minus sale of the firm during the year. Change of inventory of a firm का फॉर्मूला during a year. और ये जो 3 साइन है ना उसे आइडेंटिटी कहते हैं. ये जो 3 साइन है, 3 ऐसे लाइन से. So the sign stands for identity. Unlike equality, equality equal to an identity always hold irrespective of what variable we have on left hand and right hand sides of it. For example, we can write 2 plus 2 identity equal to 4 because this is always true. But we must write 2 into x equal to 4. This is because 2 times x variable to 4 of a particular value of x, namely when x equal to 2, and not always. We cannot write 2 into x identity 4. Observe that since production of a firm identity equal to value added plus intermediate goods used by the firm, we get change of inventory of a firm during a year, identity value added plus intermediate goods of the firm minus sales during the year. तो ये देख लेना, ये पैराग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट सा ही लग रहा है. सर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये तो नॉन, मतलब सर ये इररिलेवेंट सा है सर थोड़ा, ये जो इक्वेशन से एक्सप्लेन किया हुआ है सर. हमें तो बस ये साइन वगैरह याद रख लेना सर. ये क्या बस साइन याद रखने. हाँ, ये भी आ सकता है कि which of the following is true about this identity concept.
तो उसमें देख लेना, अगर कोई आपका वेरिएबल गिवन है तो उसे टिक नहीं लगाओगे, और जो वेरिएबल नहीं गिवन उसे टिक लगाओगे। हाँ, अब ये देख लेना, फॉर एग्जाम्पल let us suppose that the firm had an unsold stock of worth 100 at the beginning of the year, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर इट हैड प्रोड्यूस्ड 1000, मतलब टोटल हो गया 1100, ठीक है, जो उसके पास बेचने को है, जो केपेबल है वो बेचने को, वर्थ ऑफ गुड्स, एंड मैनेज टू सेल 800 वर्थ ऑफ गुड्स। तो 1100 में से 800 क्या कितना बचा? 300। Therefore 200 is the difference of the production and sales। हाँ, जो इस साल प्रोड्यूस हुआ है और जो इस साल, मतलब जो इस साल उन्होंने प्रोड्यूस किया था और जो इस साल सेल हुआ है, वो 200 का डिफरेंस है, ठीक है। This is 200 worth of goods is the change of inventory इस साल का। This will add to 100 worth of inventory the firm started with. Hence the inventory at the end of the year is 100 plus 200 equal to 300. Notice that the change of inventory takes place over a period of time is called flow variable, ठीक है। तो चेंज इन इन्वेंट्री की बात हुई और इन्वेंट्री की बात हुई, ठीक है। तो इन्वेंट्री जो होता है वो स्टॉक होता है और चेंज इन इन्वेंट्री जो होता है वो फ्लो होता है, ठीक है। ये वाला देख लेना, ये वाला मेरे को लग रहा है एमसीक्यू आ सकता है 5 मार्क, क्योंकि यहां हम कंफ्यूज हुए थे, ये जो 200 दे दिया तो वहां कुछ क्वेश्चन चेंज कर पूछ सकता है। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर ये एक बार एक्सप्लेन कर दो सर, ये जो आपने अंडरलाइन कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दैट अ फर्म, सर ये ठीक है, देखो, जब फर्म स्टार्ट हुआ था, मतलब 1 अप्रैल लेते हैं, तुम्हें ये तो पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर, यस सर, ठीक है। तो 1 अप्रैल को जो उसके पास मान लो मोबाइल फोन है, उसके पास जो मोबाइल फोन पड़ा था वो 100 यूनिट्स पहले से ही पड़ा था। अब उसने इस साल जो प्रोड्यूस किया वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो इन टोटल तो उसका बिगिनिंग और इस साल के प्रोडक्शन को मिलाओ तो 1100 हो रहा है। जो इस साल उसने सोल्ड आउट किया वो 800 किया, ठीक है। पहला वाला ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन तो इस साल 1000 यूनिट्स हुई थी और जो सेल्स हुआ है वो 800 हुआ है, तो उन दोनों का डिफरेंस तो 200 है। यस सर। लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, बिगिनिंग का भी मिला दूं और जो इस साल एंड में बच गया है उन दोनों को मिला दूं, तो मेरा जो हो रहा है वो 300 हो रहा है इन्वेंट्री। ओके सर, सर यस सर, सर मतलब इन दोनों का जो मतलब डिफरेंस है प्रोडक्शन और सेल्स का, वो बस एक तरीके से एडिशन टू इन्वेंटरीज है सर, उसको ऐड करके टोटल इन्वेंटरी आ जाएगी। हाँ, ठीक है, यहां तक कर देते हैं, ठीक है, बाकी और कल कर लेंगे, ठीक है। तो इन्वेंटरीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक द फर्म इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द फर्म इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ये भी फ्लो कहलाएगा। देयरफॉर चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ अ फर्म इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसे इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कह लो या चेंज इन इन्वेस्टमेंट कह लो या चेंज इन इन्वेंटरी कह लो, वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा क्योंकि वो फाइनल गुड्स का पार्ट बन जाएगा और फाइनल गुड्स में कैपिटल गुड्स या फिर उसे इन्वेस्टमेंट कह लो, ठीक है। There can be 3 major categories of investment. There can be 3 major categories of investment. First is the rise in the value of inventory of the firm over a year, which is treated as investment expenditure undertaken by the firm. ये लिख लेना जरा कहीं पर, कितने तरीके के हो सकते हैं। Second category of investment is the fixed business investment, which is defined as an addition to the machinery, factory, building, equipment, employees by the firm. और last category जो होता है वो residential investment, which refers to the addition of the housing facility, ठीक है। तो ये अगर आप याद करो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड का, उसमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आता है और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। वैसे अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसमें चेंज इन इन्वेंटरी फिक्स्ड आता है तो हमें नहीं लेना, फिक्स्ड आता है तो लेना होता है चेंज इन इन्वेंटरी, और फिक्स नहीं आता तो नहीं लेना होता। ये समझ गए यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? बाकी लास्ट पैराग्राफ है, बाकी हम कल करेंगे।
चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री में बी प्लान्ड और अनप्लान्ड, ठीक है। तो चेंज इन इन्वेंट्री कैन बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। In case of an unexpected falls in sale, the firm will have to unsold stock of goods which it had not anticipated. Hence, there will be unplanned accumulation of inventory. मतलब उसने सोचा था कि at the year end 100 बच जाएगा और 900 सोल्ड आउट हो जाएंगे, लेकिन at the year end बस 600 सोल्ड आउट हुआ, तो 300 और एड ऑन हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। In the opposite case, where there is unexpected rise in sales, there will be unplanned decumulation of inventory. समझ गए? यस सर। यस सर। चलो ओके। और आज ना तुम भी, मैं YouTube पे अभी अपलोड कर दूंगा, बाकी आज तुम लोग भी इतना पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से। और बाकी एक बार वीडियो देख लोगे और एक बार रीड कर लोगे, हो जाना है। चलो अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में अगर टाइम होगा तो आ जाना, बाकी अगर किसी को कोई फीडबैक देना होगा तो डीएम कर देना। चलो ओके बाय। सर आप डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास 1 बजे है या 3 बजे है? 3 बजे। वो 1 बजे वाला शेड्यूल आपने लिख रखा था, वो तो नहीं है ना हमारे लिए? 1 बजे सीयूटी लिखा है, बीकॉम लिखा है शायद। अच्छा ओके सर, नहीं सर बीकॉम लिखा है, ओके सर। चलो ओके बाय। बाय।